Welcome to Answer Academy. Today we will start this paragraph. A growing middle class in wages and end to privileges. So dear students, let's begin. A growing middle class in wages and end to privileges. इसका in wages का मतलब होता है सामना करना, और privileges का मतलब होता है वो जो नोबल्स और क्लर्जी को जो पहले से एक राइट्स मिलते हैं, बर्थ राइट, मतलब ऑलरेडी बचपन से उन्हें एक राइट मिलता है कि वो थर्ड स्टेट से सुपीरियर है। पैराग्राफ का मतलब ये कि पहले पीजेंट्स और वर्कर्स जो है उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड स्केर्सिटी। तो वो जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो पहले से ही बहुत ज्यादा वो गरीब थे, उनके पास सिर्फ खाना खाने के पैसे थे, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो चाहे कोई प्रोग्राम कर सके, चाहे वो न्यूज़पेपर में वो छपवा सके कि हाँ भाई कि ये हमारी ये प्रॉब्लम हो चुकी है, और वो इलिटरेट भी थे। सो ये मेजर कारण था। तो फिर इस समस्या का जो हल करने के लिए 18th सेंचुरी में एक नया ग्रुप आया, In 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. 18th century में एक नया सोशल ग्रुप आया, मिडिल क्लास थे और उनसे एजुकेटेड थे। और ये अंडरलाइन है, 1-2 मार्क्स का पूछा जाता है। डिफाइन द टर्म मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास जो पैसे है वो कमाती थी थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर गुड्स। मतलब वो जो अपना जो माल, मतलब वो जैसे सिल्क के जो टेक्सटाइल के जो कपड़े रहते थे वो उसे ओवरसीज ट्रेड के साथ वो फॉरेन कंट्रीज में जाता था, और वो एक्सपोर्ट करते रहते थे फॉरेन कंट्रीज में अपने वुल सिल्क टेक्सटाइल्स को वो एक्सपोर्ट करते रहते थे, जो कि रिचर मेंबर या फिर नोबल्स से लाया जाता था, ये सिल्क वुल। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं। All of these were educated and believe that no group in society should be privileged by birth। मतलब कि ये ग्रुप, ये थर्ड स्टेट वाले और ये मिडिल क्लास वाले ये बिलीव करते थे कि कोई सा भी ग्रुप प्रिविलेज नहीं होना चाहिए अपने बर्थ से। ओके, तो फिर इस दौरान में दो फिलोसोफर्स आए थे। एक का तो नाम है, इस दौरान 2 फिलोसोफर्स आए थे, एक का नाम है जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रोसेयू। ओके, तो फिर वो जो जॉन लॉक है उसने अपनी खुद की किताब लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सो उसमें उसने ये लिखा था कि वो डॉक्टराइन, उसमें उसने रिफ्यूट किया था, मतलब उसने मना किया था कि वो डॉक्टराइन, और रिफ्यू मानता नहीं था कि डॉक्टराइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। डॉक्टराइन और डिवाइन का मतलब होता है कि तब फ्रांस के लोग मानते थे जो राजा होता है वो एक भगवान का रूप होता है, मतलब एक फॉर्म ऑफ गॉड है वो, जबकि ऐसा नहीं है। और एब्सोल्यूट राइट मतलब अनकंट्रोल, एंड एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल ऑफ द मोनार्च। और रोसेयू ने भी अपनी एक बुक लिखी थी, और ये जो आइडिया है ये रोसेयू ने भी साथ में कैरी किया, और वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने। और ये इम्पोर्टेंट डेट है 1776, 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब पूछा जा सकता है एमसीक्यू के तौर पे। ओके, और एक नया फिलोसोफर भी है साथ में, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ, द लेजिस्लेटिव, और उसने अपनी बुक में 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो गवर्नमेंट होती है जो लॉज बनाती है,
लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव वो गवर्नमेंट होती है जो लॉज को अप्लाई करती है, मतलब गवर्नमेंट और लोकल चीजों मतलब अप्लाई करती है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। और जुडिशरी जो है उसका काम, उस गवर्नमेंट का काम ये है कि जो लॉ है वो लोगों के साथ वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट into force in USA after the 13th colony declared independence from Britain। ये मॉडल ये मॉडल ऑफ जो गवर्नमेंट है वो यूएसए में डाला गया, मतलब यूएसए में ये सिस्टम चालू हो गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। ये जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्पोर्टेंट था फ्रांस के थिंकर्स के लिए। और ये आइडियाज ऑफ जो फिलोसोफर्स थे ये न्यूज़पेपर और इन सब में छपने लग गए थे, मतलब आइडियाज ऑफ वो डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस। क्यों? क्योंकि उधर ही सबसे ज्यादा पीपल रहते थे, जैसे नाई की दुकान हो गई, कॉफी शॉप्स और ऐसी जगह सैलून्स, कॉफी शॉप। और तो वो जो बुक्स फिलोसोफर्स अपने आइडिया जो बुक्स और न्यूज़पेपर में रखते थे और जो पढ़ते थे वो उन्हें जोर से पढ़ते थे, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं, मतलब जो अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो भी फिलोसोफर्स के आइडिया को सुन सके और समझ भी सके। फिर एक न्यूज पढ़ी कि लुई 16 जो है वो स्टेट जनरल की फिर न्यूज में खबर है कि जो लुई 16 है वो अपना टैक्स बढ़ा रहा है, जिससे कि जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए थे। और वो जो राइट ऑफ जो प्रिविलेज का जो सिस्टम था उसमें भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। सो ये रहा हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। लुई 16 एंड इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड, मतलब लुई 16 ने फिर अपने जो टैक्स है वो बढ़ा दिए थे। डियर स्टूडेंट्स, इधर इस साइड में ये सम इम्पोर्टेंट डेट्स है, आपको ये डेट्स है ना याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेट्स एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकती है। और तो और ये रिवीजन के लिए भी सही है, मतलब इस डेट के बारे में लिखा है कि 1774 में क्या हुआ, 1789 पे हुआ। आप इसे याद कर लीजिए इन सारी डेट्स को, और ये भी याद कर लीजिए कि इस डेट को क्या हुआ था। ये जो डेट्स है ये कभी कभार एमसीक्यू, फिलिप्स या फिर आंसर इन वन वर्ड के फॉर्म में आ जाती है। तो मतलब इसमें ये होता है कि पहले फ्रांस इन द ओल्ड रेजिम पीरियड था बिफोर 1789 का जो फ्रांस का जो पीरियड था उसे ओल्ड रेजिम कहते हैं। In old regime, the monarch did not have power to impose taxes according to his will alone। मतलब पहले फ्रांस के ओल्ड रेजिम मोनार्क के टाइम पे ऐसा कोई रूल था ही नहीं कि जो राजा है अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा सके। तो फिर अगर उसे टैक्स बढ़ाना है तो उसे मीटिंग बुलानी पड़ती है, he had to call a meeting of the स्टेट जनरल मतलब वो जो थे ना क्लर्जी, नोबेलिटी, इन सब के जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है, which would then pass proposal for new taxes। फिर उनकी मीटिंग के साथ ही डिसाइड होता है कि वो टैक्स को पास किया जाए या फिर ना किया जाए। जो पहले जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी। So on 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of state general to pass proposal for new state। On 5 May 1789 पे लुई 16 ने जो है स्टेट जनरल की वो मीटिंग बुलाई, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। रिस्प्लेंडर का मतलब होता है इम्प्रेसिव। हॉल, रिस्प्लेंडर हॉल इन वर्साइल्स सिटी ऑफ पैलेस है, मतलब वर्साइल्स एक पेरिस की सिटी है। वॉज प्रिपेयर टू होस्ट delegates। The first and second states sent
300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, एक मतलब एक जो था क्लर्जी वाला उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो नोबिलिटी है उसके भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, और 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे। वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट सामने सामने बैठते थे, और वो जो 600 वो जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्हें बस खड़ा रहना पड़ता था। और उसमें भी है ना ओनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है, लॉयर्स है, जो एजुकेटेड पर्सन है, सिर्फ वही अलाउड थे। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को एंट्री वहां पे नहीं दी गई। However, their grievance and demands listed some 40,000। फिर वो जो 600 लोग के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपनी सारी कंप्लेंट्स जो थी वो राजा को दिखाई। फिर वोटिंग स्टेट जनरल हैव पास बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग इनटू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट। मतलब ईच एस्टेट को सिर्फ वन वोट देना होगा पूरा। मतलब ये ईच एक मतलब क्लर्जी वाले में 300 है वो एक वोट देंगे, फिर नोबिलिटी वाले में 300 है वो वोट देंगे। तो फिर बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज होल। वेयर और वो जो थर्ड स्टेट थे वो डिमांड करते थे कि वो जो उनकी जो असेंबली है एक हॉल में हो, मतलब एक बंदा एक वोट दे सकता है। This was the democratic principle put forward by the philosopher Rousseau। ये जो प्रिंसिपल था वो फॉरवर्ड दिया गया था रूसेयू। जीन जैक्स रूसेयू ने अपनी बुक में ये लिखा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। When the king rejected the proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest। फिर जब किंग ने इनका जो प्रपोजल था थर्ड स्टेट का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर गुस्से से था सारे थर्ड स्टेट वाले, ये जो असेंबली थी उधर से प्रोटेस्ट किए, मतलब गुस्से से निकल गए और प्रोटेस्ट करने लगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द थर्ड स्टेट व्यू 20 themselves। मतलब वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब को थे, वो अपने आप को स्पोक्समैन समझते थे। मतलब अपने आप को स्पोक्समैन समझा, जो कि वो जो अनएजुकेटेड और इलिटरेट पर्सन है उन्हें समझा सके कि ये हमारी देश की अभी स्थिति ऐसी है। On 20 June, they assemble in the hall of Indo Tennis Court grounds of 20 जून में वो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो असेंबल हुए। तो 20 जून उन्होंने एक इंडो टेनिस कोर्ट ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स में अपनी नेशनल असेंबली जमा करी। एंड swore not to disperse till they drafted constitution of France। फिर उन्होंने प्रण लिया कि वो तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर ले, मतलब बना ला ले। एंड अबेसियस मिराबियो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। जो मिराबियो थी वो नोबल फैमिली में बॉर्न हुई थी, और जो अबेसियस था वो एक प्रीस्ट था जो कि क्लर्जी में था, और उसने एक इन्फ्लुएंसर पैम्पलेट बनाई जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।